नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ अभी। जैसे जो अभी डीएसएसबी एग्ज़ाम ले रहा है, अभी मैंने देखा कि डीएसएसबी ने जिनका एग्ज़ाम 18-17 के आसपास लिया था, उनकी आंसर की अभी लॉ रिलीज़ कर दी गई है। एक्सेप्ट पीआरटी फॉर जो नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, इन जैसे एग्ज़ाम्स की जो है डीएसएसबी ने अभी जल्दी आंसर की रिलीज़ कर दी है। लेकिन इसके अलावा जो ये जो पीआरटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके बारे में बच्चों को थोड़ा-सा डाउट है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, डिफ़िकल्ट है, ईज़ी है। तो मेरे नोन में भी कई लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा खुद का भाई जो है, उसका भी एग्ज़ाम है 26 ऑफ मार्च को। तो ये जो डीएसएसबी ने एग्ज़ाम की डेट शीट दी है, ये काफ़ी लंबी डेट शीट है। मतलब आप लगा सकते हो, 16 तारीख से स्टार्ट हुए थे और अभी भी 1 डेढ़ महीना और एग्ज़ाम चलेंगे। तो इसमें ये हो सकता है कि जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम हैं, इनमें काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के कारण ये जो नॉर्मलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा। और जिनके एग्ज़ाम पहले हो गए हैं, मेरे ख़्याल से वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। जैसा लोगों को लग रहा है कि हम लोग नुकसान में हैं, 16 को हमारा एग्ज़ाम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका पहले एग्ज़ाम हो गया है, उनको मेरे ख़्याल से जो है वो बेनिफिट ही मिलेगा। और बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि पहले एग्ज़ाम वालों को नॉर्मलाइज़ेशन में अक्सर जो है बेनिफिट दिया जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मोस्टली स्टार्टिंग वालियों को मिलता है। एक्सेप्ट की बात की किसी शिफ्ट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर ना आ गया हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर ना दे दिया गया हो। और तो मोस्टली आप मान सकते हो कि जो पहले वाली शिफ्ट है उनमें ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी रही बात एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, तो एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा टफ़ नहीं आ रहा है। अगर मैं टीजीटी के हिसाब से देखूँ, तो मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरे को जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा ईज़ी ही, मतलब मॉडरेट के आसपास लग रहा है। और जो पेपर 2 का जो कंटेंट है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि जिनको ना किया जा सके। अगर आप कॉमन सेंस से भी करेंगे सब्जेक्ट को और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप ईज़िली उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी नोन में एक मेरे भाई की एक दोस्त है, उसका एग्ज़ाम था 20th को। तो उसने मेरे को बताया कि एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसको ईज़िली अटेम्प्ट किया जा सकता है, और उसने कहा है कि उसने सिर्फ 4 क्वेश्चन छोड़े हैं और 96 उसने अटेम्प्ट किया, और वो जितना अंदाज़ा लेके चल रही है उसमें उसके 80 मार्क्स आ जाने चाहिए। मैं आपको बस इतना बता दूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था सितंबर 7 में टीजीटी साइंस का। मैं भी उसके लिए रिज़ल्ट के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। और मैंने जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी कि मैंने जो स्टार्टिंग के 56 या फिर 60 मिनट्स थे, वो मैंने पार्ट 1 को दिए थे, और पार्ट बी को भी 60 मिनट के आसपास ही दिए थे। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता भी हो, अगर वो टाइम ले रहा है तो आप उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए। डी ट्रिपल एस बी में गेम ही सारा टाइम मैनेजमेंट का है। 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, और सारा गेम है आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। डीएसएसबी हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता है जो आपको आते हों, पर वो टाइम लेंगे आपका। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसको करने बैठते हैं तो वो आपका टाइम लेता है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर आपकी बहुत अच्छी रीजनिंग है तो आप उसको 30 सेकंड के या फिर 1 मिनट के आसपास कर सकते हैं। लेकिन आपकी रीजनिंग, मान लीजिए जितना 99% बच्चों की जैसी रीजनिंग होती है, उसमें आपको 1 मिनट से या फिर 1 मिनट के ऊपर ही क्वेश्चन को टाइम लगेगा, या फिर आपकी रीजनिंग थोड़ी सी हल्की है और टीचिंग एग्जाम के लायक आपने तैयारी करी है, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका क्वेश्चन 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर बन रहा है तो आप उसको कीजिए, वरना आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और रही बात उसके बाद मैथ्स की, मैथ्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मेरे में तो जब मेरा पेपर दिया था मैंने, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। 5 सीधे सीधे क्वेश्चन जो थे वो इंटरेस्ट से पूछे गए थे, सिंपल और कंपाउंड से, और वो इतने ईजी थे, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, आप वर्बल उनको कर सकते हैं, इतने ईजी थे। हिंदी इंग्लिश भी जो है अभी पीआरटी के लिए मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपने अगर उसको ठीक से एक बार देखा है सिलेबस को, और अगर अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली उसको कर लेंगे। बस आपको गेम यही समझना है कि आपको स्पीड आपकी मेंटेन रखनी है। क्वेश्चन छोड़ने हैं जो आपको लेंदी लग रहे हों, चाहे वो आपसे बन रहा है, आपको लग रहा है कि इसको मैं बना दूंगा, लेकिन अगर वो आपका लग रहा है कि आपको 30 सेकंड से या फिर 1 मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा अगर वो आपका टाइम ले रहा है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम 60 मिनट तो आपको पार्ट बी के लिए रखने ही रखने हैं। अगर आप पार्ट बी के लिए 60 मिनट नहीं रखते, तो आपको वहाँ पे पेनल्टी मिल ही जाएगी। पेनल्टी मतलब कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और 60 मिनट जो है, 60 क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, उसमें तो सिर्फ पढ़ के टिक लगाना नहीं। क्वेश्चन जब लेंदी आ जाते हैं तो उनको पढ़ने में और समझने में और ऑप्शंस को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट बी जो आपके पीआरटी में है,
वो एक ओपन सिलेबस है, ओपन सी की तरह सिलेबस है, बहुत वास्ट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे और आप जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ेंगे तो वो आपका 30 सेकंड से ज़्यादा तो आपको पढ़ने में ले लेगा, आप खुद बताइए। और कुछ क्वेश्चन मान लो असर्शन रीजनिंग के आगे, वो तो बहुत टाइम ले लेंगे, उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा और टाइम रखना ही पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि मैथ और रीजनिंग के लिए आप मैक्सिमम 20-20 मिनट रखें पहले पार्ट में, 40 मिनट इसमें हो गए, और 20 मिनट में आपको हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग, सॉरी हिंदी इंग्लिश और जीएस खत्म करनी है। हिंदी इंग्लिश तो मैंने, जो मेरे टाइम में था, मैंने 8 मिनट में हिंदी इंग्लिश कर ली थी। और जीएस के लिए आपको देखिए, कोई बच्चा जीएस 100% नहीं करके जा सकता, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। जीएस में 10 से 15 नंबर के बीच में जो स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, बहुत बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और जीएस बहुत वास्ट है, एक समुद्र है, तो उसको पूरा करना, तो आप ये सोच लीजिए कि कोई इक्का दुक्का ही बच्चा होगा, कोई एक्सेप्शनल बच्चा होगा जिसने जीएस पूरी की हुई है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों की जीएस जो है नहीं होती, तो आप भी टेंशन मत लीजिए कि आपकी जीएस इतनी भयंकर नहीं गई है। 200 नंबर का पेपर है, 20 नंबर की जीएस है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसमें से 8 नंबर भी ले आते हैं तो मोर देन इनफ है, आप सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट पे स्ट्रांग पकड़ आपकी रखनी पड़ेगी। बस ये मेरी तरफ से जो था, ये अभी आपको पीएटी के लिए सलाह थी, या फिर आपका डीएसएसबी का किसी भी तरह का एग्ज़ाम है जो टीचिंग से रिलेटेड है, आपको मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको उसमें रिजल्ट से रिलेटेड भी थोड़ा डिस्कशन कर लेता, लेकिन अभी आप इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। और रिज़ल्ट का तो हम सब लोग वेट ही कर रहे हैं, और जिस हिसाब से डीएसएसबी ने बताया था उस हिसाब से तो रिज़ल्ट को इतना लेट किया जा रहा है, इतना लेट किया जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले बात चल रही थी कि दिसंबर में आ जाएगा, फिर जनवरी में आ जाएगा, फिर फरवरी में आ जाएगा, फिर मार्च में आ जाएगा ना। भाई मार्च भी आने वाला है, फेब ख़त्म होने वाला है, रिज़ल्ट का कोई नाम नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने कहा तो है कि 31 मार्च तक दे देंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि 31 मार्च से ये लोग आगे खींचेंगे कुछ रिजल्ट्स को, जैसे टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ्स को, ऐसे बड़े रिजल्ट जो है इनको आगे खींचा जा सकता है। बाकी ध्यान रखिए, और कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करिए। बाकी आपको कोई कंटेंट से रिलेटेड डाउट है तो भी आप मेरे को कर सकते हैं टेक्स्ट। बाकी मेरे पास जो कंटेंट अगर आपको वो चाहिए मैं आपको वो शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नोट्स भी पड़े हुए हैं। बाकी ध्यान रखिए, थैंक यू।